बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे ताजिरों की भूख हड़ताली कैंप के हवाले से। आपको बताते चलें कि ताजिरों की जानिब से जो है ना वो भूख हड़ताल की जा रही है और ताजिरों के मुतालबात हैं। अगर ये मुतालबात ना माने गए तो भूख हड़ताल को मज़ीद तूल दी जाएगी। इस वक्त भी बहुत से जो ताजिर हजरात हैं, जो मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के सरबराहान हैं, वो इस भूख हड़ताली कैंप में मौजूद हैं। एक तरफ CNG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, दूसरी जानिब यानी जो ताजिरों को जो उनका मुतालबा है कि कारोबार खुलने की इजाज़त दे दी जाए। कराची में औकात कार कुछ और हैं, सिंध के दूसरे शहरों में औकात कार कुछ और हैं, जिसकी वजह से अब ताजिर दिल बर्दाश्ता हो के भूख हड़ताली कैंप में धरना देने पर मजबूर हो गए हैं। आज सुबह से ही इस धरने का और इस भूख हड़ताली कैंप का आगाज़ किया गया। आपको बताते चलें कि यानी ये ताजिरों के मुतालबात हैं, अगर वो नहीं माने गए और हुकूमत उस पर एक्शन नहीं लेती तो फिर ये भूख हड़ताली कैंप जो है ना जारी रहेगा। हम मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स देखते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह मुज़ाकरात भी नहीं हुए हैं जिसकी बिना पर यह कहा जाए कि ये भूख हड़ताली कैंप ख़त्म हो सकता है या ताजिरों के मुतालबात माने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि एक तरफ महंगाई है, दूसरी जानिब जो दो रोज़ा नागा है कारोबार में, जिसकी वजह से यानी लाइट हाउस के सामने जो है भूख हड़ताली कैंप लगा दिया गया है और ताजिरों का मुतालबा ये है कि अंदरूनी सिंध की तरह कराची में भी मार्केटें खोलने की इजाज़त दी जाए और इसी तरह जो औकात कार हैं उनमें जिस तरह पूरे मुल्क में अगर 10 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त है तो फिर कराची में भी 10 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त होनी चाहिए। इस हड़ताली कैंप पे मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ रहनुमा, वो भी जाते रहे। इसके अलावा नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह भी रहे और कश्मीर की जद्दोजहद में एक बहुत बड़ा नाम ख़ास तौर पे जिनका ये नारा था कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, यानी सैयद अली गिलानी साहब एक तवील अलालत के बाद और असीरी में ही इंतकाल कर गए। घर पे नज़रबंद रहे, तकरीबन 12 बरस के अरसे से उन्हें भारतीय फ़ौज ने घर पे नज़रबंद रखा हुआ है और उनके इंतकाल की ख़बर के साथ ही भारतीय फ़ौज ने मुख्तलिफ बैरिकेड्स लगा के और खारदार तार लगा के उनके घर के तमाम जो जाने वाले रास्ते हैं वो बंद कर दिए थे। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे और हम जो है वो जमात इस्लामी के अमीर कराची जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा राब्ता बहाल हो गया है। इस वक्त हम आप से यानी आपको ले जाना चाहेंगे उस भूख हड़ताली कैंप में जो लाइट हाउस मार्केट के सामने लगाया गया है। मुख्तलिफ ताजिर रहनुमा यहाँ पे मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी, ये भूख हड़ताली कैंप है जो इस वक्त मौजूद है लाइट हाउस मार्केट के सामने। भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है, मुख्तलिफ ताजिर हजरात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग जाहिर सी बात है इनके मुतालबात हैं कि दूसरे शहरों की तरह कराची में भी जो औकात कार हैं, ख़ास तौर पे जो कारोबारी औकात कारों में इजाफा किया जाए, नागा जो है कारोबार का वो बंद किया जाए। तो अब यही देखना होगा कि हुकूमत क्या इनसे मुज़ाकरात करती है, क्या इनसे हुकूमत जो है वो इनको जो रिलीफ जो मांगा जा रहा है क्या वो देती है या नहीं। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, अजान ब्रेक के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ताजिरों के हड़ताली कैंप के हवाले से। हम इस वक्त बात करना चाहेंगे शर्जील गोपलानी साहब से, जो कि ताजिर रहनुमा, उनसे जानेंगे कि इस वक्त इस हड़ताली कैंप की क्या पोजीशन है। जी देखें डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये अपने कीमती वक्त में से हमें मौका दिया है अपना मौके आगे पेश करने का। और मैं एक बात ये कहता चलूं कि सिंध हुकूमत ने मुतासिबाना शाही हुक्मनामा जो जारी किया है, आज एहतिजाजी कैंप लगाने की जरूरत इसलिए महसूस हुई है। एक ही सूबा है सिंध के लिए एक कानून रखा है कि वहां का
रात 10 बजे तक खुलेगा। कराची का कारोबार रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। वहां का कारोबार हफ्ते में 6 दिन कारोबार होगा, कराची में 2 दिन बंद कर दिया जाएगा। वहां पे डाइन इन और डाइन आउट की परमिशन दे दी गई है, कराची में डाइन इन की परमिशन नहीं दी गई है। इसी तरीके से शादी हॉल वहां पे खोल दिए गए हैं और कराची में नहीं खोले गए। साथ साथ 8:05 पे जिस तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हमारी दुकानों में आके हमारे शटर उठा के हमारे लोगों की तस्दील करते हैं, साथ साथ फिर उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, जुर्माना वसूल करने के बाद रिश्वतें ली जाती हैं। अब हमारे पास और क्या ऑप्शन रह गया था एहतिजाज करने के अलावा कि हम जब वैसे ही जिंदा दरगोर हैं तो फिर हम मर के ही दरगोर क्यों ना हो। आप हम भूख हड़ताली कैंप में बैठे हैं और ये भूख हड़ताली कैंप अलामती भूख हड़ताली कैंप नहीं है, ये शादी में मर तक भूख हड़ताली कैंप है। या तो हमारे मसाइल हल होंगे या हम आप अपनी कब्रों में जाएंगे। अच्छा सर ये भी बता दीजिएगा कि आप इस बात से भी तो वाकिफ है ना कि कराची में जो मस्बत आने की केसेस मस्बत आने की शरह जो है वो ज्यादा है, यानी पूरे सिंध की शरह एक तरफ और कराची की शरह एक तरफ। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, रश लगता है, लोगों में जो है वो ज्यादा ये बीमारी पाई जाती है, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत कराची शहर में इस वजह से 2 दिन का नागा भी या चीज़ों को कंट्रोल कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आबादी बहुत ज़्यादा है और अगर ज़्यादा लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता, तो फिर गवर्नमेंट अस्पताल जो हैं ये लोड, ये कैपेसिटी नहीं रखते कि वो बहुत सारे पेशेंट्स को एक साथ ट्रीट कर सकें। अमवात में बहुत इजाफा हो जाएगा, लोगों की बीमारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। कराची में जो आपके हॉस्पिटल में टेस्ट के रेशियोज जो आ रहे हैं, आप कराची को क्यों ले रहे हैं? इंटीरियर सिंध से इंटीरियर सिंध में के भी आपके जितने टेस्ट हैं वो कराची के ऊपर डाले जा रहे हैं। बलोचिस्तान से जो पेशेंट आ रहा है उसका टेस्ट भी कराची में करके वो कराची के अवाम पे डाला जा रहा है। अब इसको अगर आप पॉजिटिव एंगल से देखें कि 45% से ऊपर की शरह से लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है। 70% से ज्यादा लोग, ये हुकूमत के दादे शुमार हैं कि जिला जनूबी के अंदर आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। 40% से ज्यादा शरह के हिसाब से आपके जिला मलीर में वैक्सीनेशन हो चुकी है। और अगर आप बात करते हैं लारकाना की, तो लारकाना में 20% के करीब लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है। लारकाना का ताजिर जो है वो रात के 10 बजे तक कारोबार कर सकता है, लेकिन कराची के ताजिर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि उसने 8 बजे अपना शटर बंद करना। शजील गोपलानी साहब, अब तक हुकूमत ने आपसे राब्ता किया है, सुबह से लेकर अब रात का वक्त हो गया है, किसी फोरम से कहीं से कोई मुज़ाकरात क्या राब्ता किया गया है आपकी इस हड़ताली कैंप के हवाले से कि आपको कोई रिलीफ दिया जाए? मैं तो ये कहूंगा कि दिल नादिम का पेशमा होना। हम तो आज परेशान ये हो गए कि सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजने का वक्त आया और मजाल है कि किसी हुकूमती नुमाइंदे ने झूठे मुंह कॉल भी कर ली हो। कोई इनका चलता फिरता एक जो गली का कुत्ता भी कोई निकल के यहाँ से पूछता हो हमसे गया हो कि भाई आप किस लिए यहाँ बैठे हो। हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया गया। हाँ, हमसे PSP के अराकीन हमारे पास आए थे, उन्होंने हमसे राब्ता किया और हमें साथ देने की यकीनदानी कराई है। इस तरह MQM पाकिस्तान का एक वक्त आया था, उनकी राब्ता कमेटी की सूरत में उन्होंने भी हमें सपोर्ट करने की बात की है और हम ये बताते चलें कि हम इस कैंप में उस वक्त तक बैठे हैं जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा सर, अगर तो हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाते, आपसे कोई बात नहीं की जाती, तो क्या उस सूरत में फिर इस हड़ताली कैंप को जारी रखा जाएगा? ये भूख हड़ताली कैंप इसी तरह लगा रहेगा? क्या लाएमल इख्तियार किया आपने? बिल्कुल भूख हड़ताली कैंप अब नहीं उठेगा। हमने हमारी लाशें उठानी है। जो इनका मकसद है, जो इनका टारगेट है, वो अपना टारगेट और टास्क पूरा करें, हमारी लाशें यहाँ से उठा के ले जाएं। अच्छा ये भी बता दीजिएगा सर कि क्या सिर्फ औकात कार में इजाफा करवाना है, SOPs में नरमी चाहिए, या क्या प्लानिंग की जा रही है? यानी मुतालबात बेसिकली क्या है? मुतालबात वही है जो आपने अंदरून सिंध के नोटिफिकेशन जारी किया है, उसी को कराची और हैदराबाद में भी इंप्लीमेंट करवा दें। ठीक।
ठीक है। अच्छा सर, हम थोड़ी सी बात, हकीम शाह साहब अगर आपके साथ मौजूद हैं तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि लाइट हाउस की मार्केट के सामने ये जो भूख हड़ताली कैंप है ये लगाया गया है। तो हम हकीम शाह साहब से भी जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इस भूख हड़ताली कैंप को आगे बढ़ाएंगे और अगर तो यानी उनके मुतालबात नहीं माने जाते तो जाहिर सी बात है फिर क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा। क्या तमाम ताजिर एक पेज पे हैं? बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कुछ ताजिर हजरात से मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर जुज़वी तौर पे ये भूख हड़ताल ख़त्म कर दी जाती है। हकीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हकीम शाह से हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी कैंप में मौजूद हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं इस भूख हड़ताली कैंप के हवाले से। यानी अगर माजी में भी हमने देखा है कि बहुत से जो ताजिर तंजीमें हैं वो हुकूमत के मुज़ाकरात के नतीजे में अक्सर जो है वो भूख हड़ताली कैंप ख़त्म कर देती हैं, तो कुछ तंजीमें अपना रास्ता अलग कर लेती हैं, कुछ तंजीमें भूख हड़ताली कैंप में रह जाती हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे हकीम शाह से कि अगर तो कुछ जो तंजीमें हैं, यानी जितनी ताजिर तंजीमें हैं, क्या वो तमाम एक पेज पर मौजूद हैं? क्या उनमें कोई इख्तलाफ तो नहीं है? क्या सब एक पेज इस पर मुत्तफिक हैं कि जो है वो इस भूख हड़ताली कैंप को जारी रखा जाएगा? क्या कहते हैं जी हकीम शाह साहब? हकीम शाह साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? आपसे जानना चाहूंगा कि ताजिर तंजीमों में इत्तेहाद मौजूद है, ये बढ़ तो नहीं जाएंगी? क्या कहेंगे? देखें, इस वक्त कराची की तमाम ताजिर बरादरी कराची ताजिर एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म तले एक है। ये एक मेहरबानी कम अज़ कम सिंध हुकूमत ने ज़रूर की है कि सिंध हुकूमत के मज़ालिम ने कराची के ताजरों को एक कर दिया है। देखें, इस वक्त कराची शहर में जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें बंटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और सिंध हुकूमत के मज़ालिम को नोटिफिकेशन जारी करके कारोबार बंद कर रही है। देखें, इस वक्त ये सोचने की बात है कि सिंध हुकूमत के अपनी सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं, लेकिन कारोबार को बंद रखना चाह रही है और नोटिफिकेशन के जरिए हैदराबाद कराची के लिए अलग नोटिफिकेशन, जबकि इंटीरियर सिंध के लिए उन्होंने अलग नोटिफिकेशन जारी किया है। हमारे बड़े सिंपल मुतालबात हैं कि औकात कार को बढ़ाया जाए, सेफ डेज के नाम पर जो छुट्टियाँ हो रही हैं उसे ख़त्म किया जाए, साथ में इंडोर डाइनिंग और शादी हॉल्स को खोला जाए। और ये हम अपने जो मजदूर तबका है कराची शहर में काम करने वाला 40 लाख से ज़ायद मजदूर तबका, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उनके घरों में जो है वो माशी बदहाली है, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। पिछले पौने 2 साल से हम हुकूमत से ये मुतालबात कर रहे हैं कि इस तरह के नोटिफिकेशन खुदारा जारी ना करें जिससे मईशत को नुकसान पहुँचे। लेकिन सिंध हुकूमत 12 ये इकदाम करती है, लेकिन इस बार ताजिर एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म तले तमाम ताजिर अब भूख हड़ताल पर हैं और हमारी ये भूख हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया जाता। हकीम शाह साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यानी जाहिर सी बात है कोविड की SOPs की जो पाबंदियां हैं हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि ताजिर हजरात अगर जो SOPs जो जारी की गई हैं अगर उनको फॉलो करेंगे तो फिर शायद रिलैक्सेशन मिल भी जाए। तो अगर तो हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो क्या आप गवर्नर सिंध या वज़ीर आज़म से भी अपील करना चाहेंगे या जो है ना वो सिंध हुकूमत का ही दरवाज़ा खटखटाया जाएगा? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक SOPs की बात है, अब कराची की तमाम ताजिर बरादरी ने अपने ही मार्केटों में वैक्सीनेशन कैंप्स कायम करके तकरीबन तमाम मजदूर तबके को, दुकानदारों को वैक्सीनेट कर दिया है। और हम चाहते हैं कि तमाम लोग वैक्सीनेट हों और आसानियाँ पैदा हो कारोबार करने में। और जहाँ तक बात है गवर्नर और वफाक की, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारा सिर्फ सिंध हुकूमत से नहीं बल्कि वफाक से भी हम ये कहना चाहते हैं कि इस शहर ने 30 से ज़ायद MPAs PTI को दिए हैं, 14 से ज़ायद MNAs हैं जो पार्लियामेंट में इस शहर से है, लेकिन वो भी सिर्फ सियासी मफादात की हद तक अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस शहर के लिए कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ये शहर इतना ज़्यादा टैक्स पे करता है, लेकिन
तमाम ही लोग अपनी सियासत चमकाकर ताजिर बरादरी को, कराची की आवाम को अकेले छोड़ देती है। तो हम तो जिसने भी हमारे लिए कोई काम करना है, हमें रिलीफ देना है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमारा साथ देना चाहती हो, हम इस एहतजाजी कैंप पर मौजूद हैं, वो खुद यहाँ आए, हमसे मुज़ाकरात करें, हमारे मुतालबात सुने। जायज़ मुतालबात हैं, इस शहर के लिए है, यहाँ की आवाम के लिए है, ताजिर बरादरी के लिए। और अगर वो हमारे मसाइल हल करते हैं तो वेल एंड गुड, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम भूख हड़ताली कैंप पर बैठें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम शाह साहब आपने और शर्जील गोपलानी साहब आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, भूख हड़ताली कैंप जो इस वक्त लाइट हाउस मार्केट के सामने ये धरना जारी है। और आपको बताते चलें, एक तरफ मौसम की शिद्दत भी आज रही है, बहुत गर्म दिन रहा है, साथ साथ बारिश की पेशनगोई अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ताजिर हज़रात दिलबर्दाश्ता होकर अब भूख हड़ताली कैंप पर धरना देने पर मजबूर हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम मज़ीद भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे सैयद अली गिलानी की जो इंतकाल हुआ है गुज़िश्ता रोज़, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम अब कुछ बात करना चाहेंगे अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल के हवाले से। पाकिस्तान में जो है वो बाकायदा ऑफिशियल मोर्निंग यानी एक बाकायदा शोक का ऐलान किया गया। एक दिन के लिए कौमी परचम सिरनगू रहेगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल ट्वीट करते हुए ये कहा कि बहुत दुख और अफसोस की बात है, एक अजीम कश्मीरी रहनुमा जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सरबराही एक अरसे तक उन्होंने की, तकरीबन 12 साल से वो नज़रबंद थे। और इस इंतकाल की खबर के फ़ौरन बाद ही भारतीय जारियत जो भारतीय फ़ौजी हैं उन्होंने जारियत का मुजाहरा करते हुए सैयद अली गिलानी के घर के जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो सील कर दिए। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे प्रोग्राम खबर की खबर में। सलाम डॉक्टर साहब। सर, जमात इस्लामी की जानिब से आज कराची में गायबाना जो नमाज जनाजा है उसका भी एहतमाम किया गया और साथ में जो है वो सैयद अली गिलानी की जो खिदमात हैं, जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू की गई। क्या कहना चाहेंगे सर? देखें, सैयद अली गिलानी साहब जैसे रहनुमा और लीडर जो है ना, मेरे ख्याल है दुनिया में शायद ही कुछ लोग हों, गिनती के चंद लोगों में से हैं वो हैं जिन्होंने आज़ादी की जो तहरीक है उस पर एक मतलब गैर मुतज़लज़ल ईमान के साथ जिद्दोजहद की और उनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जेलों में और नजरबंदी में गुजरा। मैंने आज वहाँ जनाजे की तकरीब में भी ये बात की कि दुनिया में जो अपने हीरोज होते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, जो आज़ादी की जंग लड़ते हैं या ह्यूमन राइट्स की जंग लड़ते हैं, मसलन नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सैयद अली गिलानी की जेल में और नजरबंदी की मुद्दत 40 साल तक चली जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की शहरत के लिए जिद्दोजहद करने वाले सैयद अली गिलानी, उनका हमारे निसाब में कोई तस्करा नहीं है, हमारी नौजवान नस्ल को उनके बारे में नहीं बताया जाता। टेलीविजन के ऊपर भी जो चैनल्स हैं उसमें बहुत कम उनका हिस्सा तो इंतकाल है, बल्कि एक शहादत है, जिसके नतीजे में जाहिर है कि आज चीज हाईलाइट हुई है और होनी भी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने अगर सरनिगू किया है परचम तो ये अच्छी बात है, लेकिन ट्वीट करने और परचम सरनिगू करने से उनकी उन कुर्बानियों को और उनके मकासद को जो है वो सामने नहीं लाया जा सकता। जरूरत इस बात की कि जिस मकसद के लिए वो आदमी काम कर रहा था और उसने पूरी कश्मीरी अवाम को मुतहर्रिक किया था, बहुत बड़ी मुजाहिमत की थी, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुजाहिमत। और मुजाहिमत ये कि 10 लाख मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेज मौजूद हैं इस वक्त भारत की। पहले 7 लाख थी और अब जो है वो 5 अगस्त 2019 के बाद अब ये 10 लाख हो गई। उनके मुकाबले में इतनी शहादतें, पैलेट गनों से लोग नाबीना हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे हैं। और सैयद अली गिलानी का तो क्रेडिट ये था कि बहुत सारे सवालात पैदा होना शुरू हो गए थे, इंडिपेंडेंट कश्मीर, फला ये फला, उन्होंने सबको ऑन बोर्ड लिया और बिलाखिर सबको एक नुक्ते पर मुर्तकिज कर दिया कि पाकिस्तान के साथ मिलना है और इस्लाम हमारा हवाला है और इसकी बुनियाद पर हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है। तो ये वो चीज है कि जिसको कौम के सामने लाने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं, ये जब जिंदा होते हैं तो भी इंस्पिरेशन देते हैं पूरी कौम को, और जब ये दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो उससे ज्यादा ये अपने अंदर ताकत रखते हैं। इनकी तहरीक खत्म नहीं होती, बल्कि इन लोगों की तहरीकें हमेशा जो ऐसा हुआ है कि उसने नई नस्ल ने को मुंतकिल हो जाती हैं। आप देखें ना, बुरहान मुजफ्फर वानी
एक नौजवान था ना 23-24 साल का, वो कहां से आ गया दरमियान से, उसने सोशल मीडिया कैंपेन की, जबकि भारत ये समझ रहा था कि हमने आजादी की इस तहरीक को खत्म कर दिया है, बंद कर दिया इनको, लेकिन एक जबरदस्त किस्म की तहरीक शुरू हो गई। और इसी तरह से हर दो मैदानों में जो लेजिटिमेट हैं, जो उनकी इंडिजिनस तहरीक है, अस्करी भी और सियासी भी, उन दोनों मैदानों में वहां मुजाहिमत हो रही है, तो हमें तो उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए और इंटरनेशनल सपोर्ट उसकी हासिल करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने रोल को पीछे करना शुरू कर दें। इस मौके पे मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सैयद अली गिलानी इस बात पर बहुत वाज़ेह बात करते थे कि पाकिस्तान को अपने उसूली मौके पर रहना चाहिए और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा नहीं बनना चाहिए। उससे जो खुद मुख्तारी वाला मामला है, तमाम जगहों पर जो खुद इख्तियारी वाला हक़ खुद इरादे, उसको वो डैमेज होता है। तो उनका वाज़ेह मौक़िफ़ था और वो किसी की भी नाराजगी की परवाह किए बगैर इस मकसद को, मौक़िफ़ को बयान कर रहे थे। इसलिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सेटअप, इसका ये काम है कि जो हमारा उसूली मौक़िफ़ है पूरी कौम का, कि पूरे कश्मीर में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर मकबूजा, इसमें मिलकर हक़ खुद इरादियत होगा और वो लोग फैसला करेंगे कि उन्हें पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ। लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर जाकर इलेक्शन कैंपेन में ये कहना शुरू कर देंगे कि आजाद कश्मीर के लोग फैसला कर लें कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे या उन्हें अलग अलग रहना है, तो इसका मतलब है कि आप मोदी के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं। देखें, बहुत अहम बात है ये। एक तरफ तो पिछली गवर्नमेंट को हमारी गवर्नमेंट कहती है और किसी हद तक ठीक कहती है, जिन्होंने मोदी के साथ रिश्ते बढ़ाए और उन्होंने जो है वो कश्मीरियों के मौक़िफ़ के खिलाफ काम किया। लेकिन जब आप उससे आगे बढ़कर जो काम मोदी ने किया, मोदी ने ये किया कि मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। जब आप आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना देंगे तो मोदी का मौक़िफ़ मजबूत हो जाएगा। वो कहेंगे फिर ठीक है, आप उधर रहें, हम इधर रहेंगे। तो ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है, ये कौमी मौक़िफ़ नहीं है। हमें कश्मीर पूरा चाहिए। मकबूजा कश्मीर के लोग इसलिए कुर्बानी नहीं दे रहे कि आप यहाँ पर ठंडे कमरों में बैठकर भारत के साथ बींगे बढ़ाएं और फैसले कर दें। वो जाने दे रहे हैं, वो खून बहा रहे हैं, वो अंधे हो रहे हैं, उनकी इज्जतें इसमतें पामाल हो रही हैं। और आप जो है यहाँ मजे करते हुए जो दिल चाहे जो है वो बात करना शुरू कर दें, तो ये नहीं चलेगा। एक मौक़िफ़ पे पूरी कौम को लाना पड़ेगा। और सैयद अली गिलानी की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो बिल्कुल, उनकी एक मौक़िफ़ होता था, वाज़ेह और दो टोक बात होती थी। इस्लाम, पाकिस्तान, आज़ादी, मुज़ाहिमत, जिद्दोजहद, इस पर उनका यकीन था और वो हक़ खुद इरादियत की बात करते थे। और यही पाकिस्तान की पॉलिसी भी है जो होनी चाहिए। अच्छा हाफिज साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की तो कश्मीर के हवाले से बड़ी स्ट्रेट नजर आती है कि किसी किस्म की कोई सौदेबाजी नहीं करनी, किसी किस्म की कोई जो है ना वो रिलैक्सेशन नहीं देनी इंडिया को। हम मुख्तलिफ फोरम्स पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या कहीं पे भी, हर जगह कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुरुस्त नहीं है इस वक्त। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुकदमा आपने तकरीर की, अच्छी की, प्राइम मिनिस्टर का है, सबने तारीफ की, हमने ट्वीट किया, हमने कहा बहुत अच्छा मौक़िफ़ पेश किया कश्मीरियों की, पूरे आज़ादी की बात की आपने, उनके ऊपर मजालिम की बात की। लेकिन वहां से वापस आने के बाद जब आप सारी पार्टियां मिलकर ये फैसला करने लगे कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का सूबा बनेगा, तो इसका मतलब ये है कि हक़ खुद इरादियत वाली आप करारदाद से पीछे हट रहे हैं और ये मौक़िफ़ मोदी का मौक़िफ़ है, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। तो तकरीर करने से मसला हल नहीं होगा। फिर आपने डिप्लोमेसी के मैदान में चले, पिछले 5 साल तो नवाज शरीफ साहब थे ना जो मोदी को घर में बिठाकर ये हरकतें कर रहे थे, या उनके अपने स्टेक से। लेकिन आपका अगर स्टेक नहीं है तो फिर आपने डिप्लोमेसी के मैदान में 3 साल में क्या किया है, कितने डेलीगेशन बनाए हैं। देखें, हमारे इंटरनल प्रॉब्लम अपनी जगह, सारी लड़ाइयां हमारी जगह। भाई, जब आपको कोई इस्लाम मुखालिफ बिल होता है तो सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के बिल पर नून, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम सब मिलकर राय देते हैं। तो कश्मीर के ऊपर आप सबको इकट्ठा करके डेलीगेशन क्यों नहीं बनाते? अरब ममालिक का दौरा क्यों नहीं करते? यूरोपियन ममालिक में क्यों नहीं जाते? कश्मीरियों का मुकदमा इतना सॉलिड है, इतना सॉलिड है कि जो बिल्कुल जरा सा भी बाज़मीर आदमी होगा। देखिए, सिर्फ डिप्लोमेसी ये नहीं होती है कि आप वज़ारत खारजा या वज़राए खारजा से या प्राइम मिनिस्टर से बात करें, आप सोचने समझने वाले लोगों से बात करें, जैसे नोम चॉम्स्की टाइप के लोग, आप इंटेलिजेंशिया से बात करें, आप मगरिब की इंटेलिजेंशिया से बात करें, आप फार ईस्ट के अंदर जाएं, आप चाइना से बात करें और इसके नतीजे में एक इत्तेफाक राय इंटरनेशनल पैदा करें। ये पाकिस्तान कर सकता है। देखिए, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हम इतने कमजोर हैं, मौक़िफ़ भी ठीक है, कुर्बानियां भी लाजवाल हैं। तो फिर आप काम करेंगे तो ये होगा। आप पहले कश्मीर कमेटी पे तबसरा करते थे, हमारी अभी कश्मीर कमेटी कितना काम कर रही है आप बताएं, चंद मीटिंगों के अलावा उसने क्या परफॉर्म किया है। तो हमारा नुक्ता नजर ये नहीं है कि हम किसी पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर की मुखालफत कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का कलेक्टिव मौक़िफ़ है उस कलेक्टिव मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए। कोई अंडरग्राउंड सेटिंग नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात के 73 साल ने बता दिया कि बरेमन साम्राज्य किसी सूरत भी कश्मीर देने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं पीछे हटेगा।
और आधा कश्मीर भी हमने लड़कर लिया था, बिलाखिर बकिया आधा भी लड़कर ही लेना पड़ेगा। अब तो दुनिया में बात साबित हो गई है कि मुजाहिमत में कामयाबी होती है, ईमान जीतता है, अमेरिका हारता है, इसराइल हारता है, जिद्दोजहद और मुजाहिमत कामयाब होती है। सर की आंखों से आज के जमाने में हम देख रहे हैं। तो अब अगर इस वेव के आगे कोई रुककर खड़ा होगा और कोई अमेरिका का पपेट बनेगा या इंडिया से सौदेबाजी करेगा, तो वो जो सवाद आजम है, जो उम्मत मुस्लिमा का ऑनस्लॉट है, इसके आगे ठहर नहीं सकेगा, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। हाफिज साहब, मुझे बताइएगा, यानी आपका कहना यह है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स या डायलॉग के बजाय बाय फोर्स और फौजी हिकमत अमली के साथ कश्मीर हासिल करना चाहिए? दोनों बातें, मैंने दोनों बातें अर्ज की। डिप्लोमेसी के मैदान में जितना आपको जो है वो काम करना चाहिए वो आपने नहीं किया, नंबर एक। वो तो बनता है ना, आपकी कमेटियां हैं, आपका फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन डिपार्टमेंट है, जो भी आपकी वजारत है, नंबर एक। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि तारीख का एक सबक है, वो ये है कि ये इंडिया इस तरह डिप्लोमेसी से मानता नहीं है, इल्ला ये हालात कैसे बन जाए और आप इतनी जबरदस्त तरीके से काम कर लें कि उसको आइसोलेट करने में कामयाब हो जाए। जाहिर है इंडिया की बहुत बड़ी अवामी कुव्वत है, नंबर्स हैं उसके पूरी दुनिया, और जाहिर है हम मुसलमान हैं तो हमारे खिलाफ होते हैं, ये लोग प्राइम मिनिस्टर भी ये बात कह चुके हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए जब तक देखें, पाकिस्तान को जब हुकूमत ने कहा कि ये हमने अपने नक्शे में इसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया, बहुत अच्छी बात है। जब वो नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा आपने डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली, तो अब वहां होने वाले हर जुल्म के ऊपर हमारे इदारों को हरकत में आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फौज तो आगे बढ़ाएं, आप देखें फिर मुज़ाकरात होंगे। देखें अफगानिस्तान में सबक मिल गया ना हमें कि सर, लेकिन एक तरफ आप गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने पर आप कह रहे हैं कि जी नहीं करना चाहिए था, उसकी आजाद हैसियत में उसको कायम रखना चाहिए था, लेकिन आप कह रहे हैं मकबूजा कश्मीर को अगर पाकिस्तान अपने नक्शे में शामिल करता है और एक पॉलिटिकल मैप देता है। आजाद कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा नहीं किया हुआ आवाम की मर्जी के खिलाफ। मकबूजा कश्मीर पे भारत ने जबरन कब्जा किया हुआ है और वहां पर वो अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की वायलेशन कर रहा है, वहां पर वो बुनियादी इंसानी हुकूक को पामाल कर रहा है। ये अगर हमारी शहरक है, नजरियाती भी, जोग्राफियाई भी और ईमानी भी, तो इस शहरक का तहफ़्फ़ुज़ करना कानूनी एतबार से, ह्यूमन राइट्स के एतबार से और इस्लाम के एतबार से हम सबके ऊपर वाजिब फर्ज है। इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। देखें, मैं कहाँ बातचीत होती है जब आप कहीं मसल्स का मुजाहरा करते हैं। तालिबान ने 20 साल, अफगान तालिबान ने 20 साल मुजाहिमत की। 10 साल की मुजाहिमत के बाद अमेरिका को ये महसूस हुआ कि हम इनको हरा नहीं सकते, जबकि उन्होंने ऐलानात कर दिए थे प्रेसिडेंट की सतह पे कि हमने इनको हरा दिया, इनको खत्म कर दिया, नया सेटअप बना दिया। लेकिन भीख मांगता रहा 5 साल अमेरिका के किसी तरह तालिबान से मुज़ाकरात, उन्होंने मुज़ाकरात नहीं किए और फिर बिलाखिर जब मुज़ाकरात हुए तो तालिबान की शराइत पर हुए। फिर ठीक है, 4 बातें आप मानते भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को मनवाया। किन लोगों ने? जिनके पास कोई बाकायदा आर्मी नहीं थी, जिनके पास कोई बाकायदा जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुजाहिमत। और जब आप मुजाहिमत करते हैं तो खित्ते में 50 कुव्वतें होती हैं जो आपके साथ आ जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी भी आप अगर खुद मसल्स का मुजाहरा करेंगे तो दुनिया में जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन आपकी होती है उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ कुव्वतों के मुख्तलिफ मफादात होते हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी बनते हैं तो इन मफादात की वजह से आप बहुत सारे दोस्त पैदा कर लेते हैं और दुश्मन के मुकाबले में लोगों को इकट्ठा कर देते हैं। और ये वो पॉलिसी है जो सिर्फ कमरों में बैठ के नहीं होगी, वो जिद्दोजहद के मैदानों में होगी। इसमें हम कहते हैं कि जब तक आप पेशरफ नहीं करेंगे तो मुज़ाकरात भी फ्रूटफुल नहीं होंगे। तो सर, हाफिज साहब, कश्मीर के हवाले से जमात क्यों नहीं इनिशिएटिव लेती है कि हुकूमत को, अपोजिशन की तमाम पार्टीज को, तमाम लोगों को कम से कम कश्मीर के इशू पे एक जगह मुत्तहिद कर ले? अगर हुकूमत ये काम नहीं कर रही है तो जमात ये काम कर ले। सर, हमने तो बहुत किया है, वो मुसलसल करते हैं। आज भी हमने तमाम जमातों को बुलाया था कि इस नमाज जनाजा में शरीक को, कुछ आए कुछ नहीं आ सके, लेकिन आए ना। देखें, एमक्यूएम तक आई थी आज, मतलब ये तो देखें ना आपके हमारी जो भी आपस के मुकालिक, हमने इस मामले में कंजूसी का मुजाहरा नहीं किया। ये कौमी मसला है तो हम तो हमेशा करते हैं, ऑल पार्टीज भी करते हैं, पिछले अरसे में भी की थी, 5 अगस्त के बाद भी की है। लेकिन जाहिर है कि हुकूमत होती है और पार्टी होती है जी। तो इसलिए दोनों का फर्क होता है। तो ये काम इनिशिएटिव तो हुकूमत को ही लेना होगा। और मैं इमरान खान साहब से कहूंगा कि देखें, सारी सियासी चप्पलिश के बावजूद सिस्टम तो यही है ना। आपने कौन सा सिस्टम बदल दिया है? चोर डाकू माफिया तो आपके साथ भी बैठे हुए ना, तो फिर आप कहते हैं यार मैं क्या करूं, माफियाज का राज। तो इसका मतलब है आप कंप्रोमाइज करते हैं ना। तो आप कश्मीर पे कंप्रोमाइज क्यों नहीं करते और इन सब लोगों को साथ क्यों नहीं बिठा लेते? अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए तो आप कंप्रोमाइज करते हैं कि भाई हम इसके बगैर चल नहीं सकता, चीनी माफिया के बगैर नहीं चल सकता, बिजली माफिया के बगैर, मेडिकल माफिया के बगैर नहीं चल सकता। उस पर आप कंप्रोमाइज करते हैं कि आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप है। तो कश्मीर के ऊपर आप कंप्रोमाइज करके पार्टियों को क्यों नहीं बुला लेते? पार्टियों में सारे चोर डाकू तो नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं। तो आप बुलाइए, कंसेंसस पैदा कीजिए, सबकी कंबाइंड कमेटियां बनाइए, पूरी दुनिया में भेजिए,
डिप्लोमेसी कीजिए, हम तो नहीं कह रहे कि आप डिप्लोमेसी के मैदान में कुछ ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईम साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे और यही उम्मीद करते हैं, यही दुआ करते हैं कि कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के रहने वालों को अल्लाह ताला की जानिब से मदद नुसरत हासिल हो और उनको हक़ खुद इरादियत और साथ साथ आज़ादी जो है वो नसीब हो सके। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।